सुधा जी के 2 बार ग्लास खटखटाने की आवाज से प्रिया को महसूस हुआ कि शायद मम्मी जी पानी मांग रही हैं। प्रिया डाइनिंग टेबल पर सुधा जी के लिए पानी लेकर पहुंची ही थी कि सुधा जी बोली, पानी लाने में इतना समय लगता है क्या? मायके से कुछ संस्कार लेकर आई होती तो जल्दी जल्दी हाथ चलाती, मगर बस ऐसे ही लड़की को भेज दिया ससुराल। अब यहाँ हमें सुधारना पड़ रहा है इसको। प्रिया सास की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, बस मम्मी जी, बहुत हो गया आपका। 2 साल से यही सब सुनती आ रही हूँ। आपका हर दिन का ड्रामा अब झेला नहीं जाता। हर रोज सुबह एक नए डर के साथ उठती हूँ कि जाने आज क्या नई गालियां सुननी पड़ेंगी मुझे। बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान चला रही है। आशीष, आशीष, कहाँ है तू? सुधा जी अपने बेटे को आवाज देने लगी। आशीष के कमरे से बाहर आते ही सुधा जी बोली, ये देख तेरी बीवी क्या क्या बक रही है। अगर तू इसे सिर पर ना चढ़ाता तो इसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि अपनी सास को उल्टा जवाब दे। आशीष बोला, प्रिया, मम्मी से माफी मांगो और चुपचाप अपने कमरे में चलो। प्रिया बोली, आप तो चुप ही रहिए। मम्मी जी आज 2 साल से मुझ पर अत्याचार कर रही है, मगर आप और पापा जी घर के मर्द होकर भी महाभारत के भीष्म पितामह की तरह चुप होकर बस देखते रहते हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप दोनों ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई होती तो मुझे कभी अपने लिए नहीं बोलना पड़ता। सुधा जी बोली, आशीष, लगता है तेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। तेरी बड़ी भाभी ने भी घर में इसी की तरह मेरे सामने जवाब देने की गलती की थी, जिसकी सजा तेरी भाभी के साथ साथ तेरा बड़ा भाई भी भुगत रहा है। दोनों को घर से निकाल दिया मैंने और आज जाने कहां किराए के मकान में भटक रहे हैं दोनों। 4 साल हो गए मुझे उनका मुंह देखे। प्रिया बोली, मम्मी जी, अपने ही बेटे और बहू को घर से निकालने का बड़ा फक्र है आपको, जबकि आपको अपनी गलती का पश्चाताप होना चाहिए था, मगर नहीं, आप तो हमको भी धमका रही है। सुधा जी के पति नरेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे। दरअसल नरेंद्र जी बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। ऐसे समझदार इंसान को सुधा जी जैसी तेज तर्रार पत्नी मिली थी। अपने टाइम के शिक्षक रहे नरेंद्र जी पूरी दुनिया को ज्ञान देने में काबिल थे, बस अपनी पत्नी को छोड़कर। वे कभी सुधा जी के गुस्से को काबू नहीं कर पाए थे, इसलिए तो हमेशा चुपचाप सारा तमाशा देखते। आज तो नरेंद्र जी का घर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लग रहा था। दोनों सास बहू एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रही थी। आशीष जबरदस्ती प्रिया को अपने कमरे में ले गया और बोला, प्रिया, तुम क्यों माँ के मुंह लग रही हो? तुम जानती तो हो माँ कैसी है। हर रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज वालों को पता है माँ का स्वभाव, फिर भी तुम इनके मुंह लग रही हो। प्रिया बोली, आशीष, तुम्हें क्या? तुम तो सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हो, घर में पूरे दिन मैं ही बच जाती हूँ इनकी गालियां सुनने। सोचो, क्या 2 साल में मैंने कभी अच्छा खाना नहीं बनाया होगा? क्या कभी अच्छी चाय नहीं बनाई होगी? आशीष बोला, प्रिया, तुम बहुत अच्छा खाना और चाय बनाती हो, मगर माँ की आदत है बहू को नीचा दिखाने की। वो तुम्हारे हर काम में कमी निकालेंगी ही। प्रिया बोली, और हर बात पर मेरे मायके वालों को गालियां देना, वो तो इनका रोज का हो गया है आशीष। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बड़े भैया और भाभी को भी घर से निकाल दिया इन्होंने, और अब मुझे और तुमको धमका रही हैं ये। क्या ये सही है? आशीष बोला, मैं जानता हूं प्रिया, मम्मी गलत हैं, मगर तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? प्रिया बोली, आशीष, अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम मेरा दर्द समझ पाते। खैर, प्रिया ने मन ही मन ठान लिया कि वो सास की अकल ठिकाने लगाकर ही रहेगी। पूरा परिवार उनसे डरता है, बस इसी बात का फायदा उठाती हैं वो। सुधा जी घर के मर्दों की बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। घर के मर्दों को इस घर में कुछ भी फैसले करने तक का हक नहीं था, क्योंकि घर के छोटे बड़े सभी फैसले सुधा जी ही लेती थी। रात को जब प्रिया सबको खाना परोस रही थी तो सुधा जी ने खाने की थाली फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। तुमने अब तक अपने किए की माफी नहीं मांगी। प्रिया बोली, मम्मी जी, लड़ाई की शुरुआत आपने की थी, और आपको खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मगर अन्न को फेंककर यूं अन्न का अनादर मत कीजिए। सुधा जी चिल्लाकर बोली, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, और आशीष तुम भी इसके साथ चले जाओ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान कर दूंगी। बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो नालायक थे ही, अब छोटा बेटा और बहू भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुनो जी, कल के कल वकील को बुलाओ, मैं कल ही प्रॉपर्टी के कागजात बनवाती हूँ और सब कुछ अनाथालय में दान कर दूंगी। प्रिया बोली, हाँ बुलाइए वकील को, मैं भी देखती हूँ
हमारे रहते आप कैसे सब कुछ अनाथालय में दान करती हैं? आप भी इस घर की बहू हैं और मैं भी, और ये सारी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है जो दान कर देंगी। ये खानदानी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका अकेले का हक नहीं है। बड़ी भाभी को तो डरा धमकाकर घर से निकाल दिया आपने। अब चाहती हैं कि हम भी निकल जाएं ताकि आप अकेली यहाँ आराम से रहें। सुधा जी फिर से गरजते हुए बोली, चुप हो जाओ बहू, वरना अच्छा नहीं होगा। नरेंद्र जी बोले, बहू तुम एक काम करो, थोड़े दिन मायके चली जाओ। सुधा भी बहुत गुस्से में है। आशीष भी नरेंद्र जी का साथ देते हुए बोला, हाँ प्रिया, यही ठीक रहेगा। प्रिया बोली, क्या मेरे मायके जाने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी पापा जी? मम्मी जी को तो मैं 2 सालों से आंखों में खटक रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जब घर के मर्द एक औरत से डरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि घर का सर्वनाश नजदीक है। सुधा जी पैर पटकते हुए चिल्लाकर अपने पति नरेंद्र जी से बोली, आप क्या खड़े खड़े इस कल की आई लड़की की बातें सुन रहे हो? बता दो कि तुम इस घर के मर्द ही हो। इसको घर से बाहर निकालकर बता दो कि इस घर में तुम्हारी ही चलती है। नरेंद्र जी ने एक झन्नाटेदार चांटा सुधा जी के गाल पर जड़ दिया। सुधा जी को तो अचानक झटका लग गया और वो हक्की बक्की नरेंद्र जी को देखने लगी। नरेंद्र जी बोले, सुधा, दरअसल ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जो मैंने आज किया है। तुम्हारी वजह से मैं अपने बड़े बेटे बहू को खो चुका हूं, अब छोटे को नहीं खोना चाहता। तुमने अपनी मनमानी कर करके मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं सोचता रहा शायद तुम एक दिन सुधर जाओगी, मगर तुम में तो कोई बदलाव नहीं आया। एक बात कान खोलकर सुन लो, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। इतना कहकर तुरंत उन्होंने अपने बड़े बेटे बहू को फोन करके घर आने को कहा और बोले, अब बड़े बेटा बहू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे। और सुधा, अगर तुम मुझसे तलाक चाहती हो तो बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूं। ये सारी मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पिता ने मुझे दहेज में नहीं दी थी, जो तुम बात बात पर अनाथालय में प्रॉपर्टी दान करने की धमकी देती हो। तलाक के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सुधा जी एकदम चुप थी और वही चुप्पी साधे साधे वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उनकी चुप्पी इस बात का प्रमाण थी कि अब घर की कमान सही आदमी के हाथ में थी। दोस्तों, बहुत से घरों में देखा गया है कि कुछ औरतें मर्दों की सही बातों को दबाकर खुद घर का मर्द बनने की कोशिश करती हैं, जिस चक्कर में उनका घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी घर की स्त्रियों के पुरुषों को घर की बागडोर अपने हाथ में रखनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।